Lysosome is an organelle, is the single membranous organelle which was first discovered in 1949. तो लाइसोसोम के बारे में आपको बता रहा हूँ। लाइसोसोम दो वर्ड्स का मजमुआ है, लाइसो और जोम। लाइसो का मतलब होता है कि लाइसिस ब्रेकडाउन, स्प्लिटिंग को कहते हैं, स्प्लिटिंग प्रोसेस, जबकि सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, ब्रेकडाउन कर जाते हैं। अच्छा, लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल है, इसका मतलब हुआ कि जो बॉडी पार्ट्स को स्प्लिट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो स्प्लिटिंग का काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो होते क्या है, लाइसोसोम्स होते हैं, और 40 डिफरेंट टाइप्स अब हमारे पास ऐसे हैं एंजाइम्स की। अच्छा, अब अगर इसकी हम फॉर्मेशन की बात करें कि ये सेल में कहाँ पर बन रहा होता है, तो ये जो स्पेशली होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नहीं समझा तो काइंडली पिछले मेरे लेक्चर में जाकर आप उसको पहले समझ लें, फिर अच्छी तरह से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेजिकल्स की फॉर्मेशन होती है। उन वेजिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं लाइसोसोम्स का। अब यहां पर आपने ये चीज नोट करनी है कि यहां पर 3 ऑर्गेनेल्स जो हैं कोऑर्डिनेशन के साथ वर्किंग कर रहे होते हैं। कौन से तीन जो है ऑर्गेनेल्स हैं? नंबर 1 पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे नंबर पर गोल्जी बॉडीज, और गोल्जी बॉडीज से जो है रिलीज होंगे जो आपका जो है आपको मैच्योरेशन फेज से जो जब ये रिलीज होंगे वेजिकल्स, तो फिर हम इनको लाइसोसोम का नाम देंगे। अब ये तीनों ऑर्गेनेल्स जो हैं एक साथ कंबाइन होकर वर्किंग कर रहे होंगे, ये अपने लाजमी तौर पर याद रखना है। तो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेजिकल्स निकलेंगे तो ये जाकर गोल्जी बॉडीज के फॉर्मिंग फेस या फिर सिस फेस इसको कहा जाता है, वहां पर जाकर अटैच हो जाएंगे। जब ये गोल्जी बॉडीज के फॉर्मिंग फेस या फिर सिस फेस के साथ अटैच हो जाएंगे तो फिर इनको गोल्जी बॉडीज एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद जो है इनको मैच्योरिंग फेस से या फिर ट्रांस फेस से इनको रिलीज कर देगा। जब ये गोल्जी बॉडीज के ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस से जब ये रिलीज हो जाएंगे तो फिर इनको फिर हम नाम देंगे प्राइमरी लाइसोसोम का। याद रखना है, अभी तक इन्होंने फंक्शन नहीं किया। जो अभी तक लाइसोसोम रिलीज हुए हैं गोल्जी बॉडी से, इन्होंने अभी तक कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। जब तक ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे इनको प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम दिया जाएगा। जो ही ये आउटर साइड से सेल की, ये सेल है हमारे पास, ये मैंने सेल बनाए, सेल के आउटसाइड से कोई भी ऑब्जेक्ट जब एंटर हो जाएगा, फूड पार्टिकल हो सकता है, ये स्टार्च की फॉर्म में, आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है। तो फूड पार्टिकल जो ही ये एंटर हो जाएगा और एंटर होने के बाद इनके पास लाइसोसोम्स आकर अटैच हो जाएंगे। जब लाइसोसोम्स इस फूड पार्टिकल के साथ, आउटसाइड से आई हुई फूड पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएंगे और अपना फंक्शन अदा करना शुरू कर देंगे, तब हम इन जो है लाइसोसोम्स को नाम देंगे सेकेंडरी लाइसोसोम्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन से पहले लाइसोसोम्स को प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम दिया जाता है, जबकि फंक्शन करने के बाद जो इनको सेकेंडरी लाइसोसोम्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई चीज फूड पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल हो जाए तो इस तरह के प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस का नाम देते हैं, फेगोसाइटोसिस। अब चूंकि जो पार्टिकल, फूड पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल हो गया है, सेल के अंदर दाखिल होने के बाद ये डाइजेस्ट कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, तो इस तरह के प्रोसेस को हम नाम देते हैं हेट्रोफेगी का। क्यों हेट्रोफेगी कह रहे हैं?
क्योंकि ये सेल का जो है पार्ट नहीं है, ये सेल के से बाहर के हिस्से से आया है। कोई रीजन, कोई भी फूड पार्टिकल, कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल जब सेल के बाहर के हिस्से से आए, दाखिल हो जाए और वो डाइजेशन कर ले, तो फिर इसको हम नाम देते हैं हेट्रोफेगी का नाम देते हैं। अच्छा, जब लाइसोसोम इस फूड पार्टिकल के साथ, बाहर से आए हुए फूड पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएगा और इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देगा। अब यहां पर आपने याद रखनी है कि ये जो है हमारे पास लाइसोसोम है और ये हमारे पास फूड पार्टिकल है फूड वैक्यूल के अंदर। ये फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है और इसके अंदर जो ये मैंने डॉट्स कलर से बनाया हुआ है, ब्लैक कलर, ये जो है असल में ये फूड है। इस फूड वैक्यूल के अंदर जो ही ये अटैच हो जाएंगे तो इसके अंदर जो है लाइसोसोम्स दाखिल हो जाएंगे। जब लाइसोसोम्स दाखिल हो जाएंगे तो ये इस फूड पार्टिकल को क्या कर देंगे, लार्जर फूड पार्टिकल को स्मॉलर में मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, डाइजेशन यहाँ पर हो गई। किसने की, सेकेंडरी लाइसोसोम ने की। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है जो बाहर से आए हुए फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर दिया, इसको कहते हैं हेट्रोफेगी। यहां पर यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये जो डाइजेशन हुई है, दो तरह की डाइजेशन होती है। एक होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और दूसरी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इन दोनों में फर्क आपने लाजमी तौर पर रखना है, क्योंकि ये बहुत दफा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जो है मुख्तलिफ एग्जाम्स में। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कौन सी है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कौन सी है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन वो है जो सेल के अंदर हो। अब ये सेल के अंदर डाइजेशन हुई है, इसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और ये जो टाइप है डाइजेशन की, ये मोस्टली जो होती है यूनिसेलुलर में होती है, जैसे सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया वगैरह वहां पर। तो क्यों? क्योंकि ये डाइजेशन सेल के अंदर हो रही है। जब सेल के अंदर डाइजेशन हो तो उसको हम नाम देते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन का। इस तरह लार्जर जो एनिमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की मिसाल लें, तो ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन हो रही है वो सेल के अंदर नहीं है। क्यों सेल के अंदर नहीं है? हम जब खुराक खाते हैं तो या तो माउथ के अंदर डाइजेशन करते हैं, या फिर आपको जो स्टमक के अंदर होती है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद वो स्मॉलर पार्टिकल्स में तब्दील हो जाती है फूड, और स्मॉलर पार्टिकल्स में तब्दील होने के बाद जो है फिर हमारे सेल में ये ग्लूकोज की फॉर्म में जाती है और फिर सेल इनको ग्लूकोज की फॉर्म में डाइजेस्ट करता है। इसका मतलब है कि जो डाइजेशन हुई है वो सेल के बाहर हुई है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का नाम देती हैं। यहां तक। अब ये तो गया आपका फेगोसाइटोसिस, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम की मदद से। लाइसोसोम एक दूसरा फंक्शन भी करता है। लाइसोसोम दूसरा फंक्शन क्या करता है? लाइसोसोम अपने सेल के अंदर मौजूद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो बेकार में पड़ी हुई चीजें हैं, उनको भी डाइजेस्ट करता है। उनको कैसे डाइजेस्ट करेगा? सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर फर्ज करें अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो है बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। अब अगर हम वो एक्सरसाइज छोड़ दें कुछ दिनों के बाद, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारी बॉडी में मौजूद होंगे, तादाद ज्यादा होगी क्वांटिटी में, लेकिन होगा क्या कि वो जो क्वांटिटी है माइटोकॉन्ड्रिया की वो यूजलेस है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं बना रही है। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया यूजलेस बन चुका है जब हम एक्सरसाइज छोड़ दी। जब हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ती रहेगी और एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो फंक्शन कर रहे होते हैं। जैसे ही हम अपनी बॉडी की फिजिकल मेंटेनेंस को छोड़ देते हैं, आपको जो है वर्जिश वगैरह छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग, तो उससे होता क्या है कि वो जो माइटोकॉन्ड्रिया क्वांटिटी में तो वही है, लेकिन वो यूजलेस हैं। अब उनका यूजलेस ऐसे ही पड़े रहना ये हमारे सेल के लिए नुकसानदायक। क्यों? क्योंकि सेल मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, और अगर इस तरह की बेकार चीजें सेल के अंदर पड़ी रहेंगी तो फिर सेल को जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए सेल करता क्या है, सेल्फ ऑटोमेटिक जो है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, उसको जो है तोड़ फोड़ करके उसको जो है डिसॉल्व कर देगा सेल के अंदर। तो कैसे? हमारे पास फर्ज करें ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं, यूजलेस हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं है। जब ये कोई फंक्शन नहीं कर रहे तो फिर क्या करेगा, ये जो लाइसोसोम है आपका जो है गोल्गी बॉडी से रिलीज हुआ, ये जाकर इस ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाएगा
तो होगा क्या कि इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं इसकी ब्रेकडाउन कर देगा, इस तरह से डाइजेशन कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। जब ये अपने ही सेल के मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर दे तो इस तरह के प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑटोफेगी। इसका मतलब है कि लाइसोसोम एक तो फेगोसाइटोसिस का काम कर रहा है, बाहर से आई हुई चीज की डाइजेशन कर रहा है, दूसरे नंबर पर ये सेल के अंदर पड़ी हुई ओल्ड मटेरियल्स को भी डाइजेशन भी कर रहा है। तो इस प्रोसेस को ऑटोफेगी का नाम देते हैं, और सेल से बाहर आई हुई चीज की प्रोसेस जो डाइजेशन है उसको फेगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। अब ये सेल्फ ईटिंग है, सेल्फ ईटिंग भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका लाइसोसोम है ये अपने ही मटेरियल को जो है क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए इसको ऑटोफेगी या फिर सेल्फ ईटिंग का नाम दिया जाता है। यहां तक। इसके बाद तीसरा फंक्शन भी है लाइसोसोम का। लाइसोसोम तीसरा फंक्शन क्या कर रहा होता है, ऑटोलाइसिस का कर रहा होता है। अब ऑटोलाइसिस और ऑटोफेगी में फर्क है। क्या फर्क है? ऑटोलाइसिस वो प्रोसेस है, द रोल ऑफ लाइसोसोम इन डेवलपमेंटल प्रोसेस। मतलब कि जब लाइसोसोम जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान अगर कोई मतलब कि ब्रेकडाउन कर रहा है तो उसको फिर हम ऑटोलाइसिस का नाम देते हैं। अब ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ है ऑटोफेगी से। यहां पर जो है लाइसोसोम अगर अटैच हो जाएगा इसकी डाइजेशन कर देगा। अब यहां पर क्या करेगा, लाइसोसोम आ जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूं कि फर्ज करें टेडपोल है, टेडपोल जो है लार्वल स्टेज है आपका फ्रॉग का। अब इस स्टेज में होता क्या है, इस स्टेज में जो है टेडपोल की टेल होती है, ठीक है। अब वो टेल जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस करेगा तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान उसकी टेल जो है खत्म होती जाएगी। जब ये एडल्ट में आ जाएगा तो फिर ये बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। अब ये हुआ क्या एक्चुअली हुआ क्या कि लाइसोसोम ने आकर इस टेल के अंदर जा इस रीजन पर आकर जो है बस्टिंग कर दी। जब ये बस्ट कर जाएगा तो फिर होगा क्या कि उसके जहां जहां पर जो है जो रीजन मौजूद होगा, जहां पर ये बस्ट करेगा उस रीजन को जो है डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा, उसको जो है खत्म करता जाएगा, रिमूव कर देगा उस हिस्से को। तो इस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस कहते हैं। यहां पर बस्टिंग नहीं कर रहा है, यहां पर जो है डाइजेशन कर रहा है, यहां पर बस्टिंग कर रहा है। इन दोनों प्रोसेस में ये फर्क है। यहां पर डाइजेशन नहीं हो रहा है, यहां पर ये लाइसोसोम आकर क्या कर देगा, बस्टिंग कर देगा। जब बस्ट कर जाएगा तो फिर जो रीजन जहां पर इसने बस्ट किया है उसको जो है रिमूव कर देगा, उसको खत्म कर देगा। इस तरह से जो है उसका जो है जब फ्रॉग जो है एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो उसकी टेल आपको दिखाई नहीं देती, जबकि जो है उसकी जो लार्वल स्टेज होती है टेडपोल की उसमें जो उसको टेल होती है। तो ये लाइसोसोम का काम होता है। अच्छा, इसके बाद इसके डिसऑर्डर्स भी हैं। अगर डिसऑर्डर्स की बात करें, अगर आपके पास आपकी बॉडी में या फिर किसी जानवर के बॉडी में लाइसोसोम नहीं है तो उस वजह से बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, बहुत सारी डिजीज की जो है आप मुब्तला हो सकते हैं, या फिर कोई भी जानवर उस डिजीज में मुब्तला हो सकता है लाइसोसोम के ना होने की वजह से। कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? आपकी बुक में 3 डिजीज दर्ज हैं और तीनों मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूं। तो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 ये एब्सेंस ऑफ एंजाइम है लाइसोसोम, मतलब कि लाइसोसोमल एंजाइम। तो जब आपके पास लाइसोसोमल एंजाइम नहीं होगा तो फिर होगा क्या कि आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ये स्टोर फॉर्म में ग्लूकोज है, तो ये स्टोर फॉर्म में रहेगा। अब जब आपको जरूरत पड़ेगी ग्लूकोज की तो ये उसमें जो है कन्वर्ट नहीं होगा। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो इससे डिजीज हो जाएगी, जिसको फिर हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 का नाम देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, tay-Sachs डिजीज। tay-Sachs डिजीज भी एब्सेंस ऑफ एंजाइम है, लाइसोसोमल एंजाइम। तो अगर आपकी बॉडी में लाइसोसोमल एंजाइम अगर नहीं हुआ तो आपकी बॉडी में लिपिड स्टोर फॉर्म में मौजूद है। तो लिपिड जो स्टोर फॉर्म में मौजूद है वो आपका फैटी एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जब फैटी एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होगी तो फिर इससे भी एक डिजीज होगी जिसको हम tay-Sachs डिजीज का नाम देते हैं। Remember one thing, that this type of disease is much more dangerous than glycogenesis type 2. Why? Because this may lead to death. अब ये जो डिजीज है उससे ज्यादा खतरनाक है। क्यों ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि ये डिजीज जो है डेथ की वजह भी बन सकती है। कभी कभार ऐसे होता है
कि लिपिड्स आपकी बॉडी में स्टोर होता रहता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो इससे जो है आपकी जो है डेथ हो जाती है, जिसको फिर हम क्या नाम देते हैं, टे-सेक्स डिजीज का नाम देते हैं। इसके अलावा अल्केप्टेन्यूरिया भी एक डिजीज है जो लाइसोसोमल एंजाइम में ना होने की वजह से होती है। होता क्या है कि ऐसा कंपाउंड आपकी बॉडी में दाखिल हो जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, उसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती लाइसोसोमल एंजाइम ना होने की बुनियाद पर। जब लाइसोसोमल एंजाइम आपकी बॉडी में ना हो तो फिर होगा क्या कि यूरिन ऑफ पर्सन विल टर्न इनटू ब्लैक। जब भी ये आपको यूरिन है, आपका जो है हवा उसको लगेगी, एयर में एक्सपोज हो जाएगी, तो इससे जो है वो ब्लैक हो जाएगा और फिर इससे एक डिजीज हो जाएगी जिसको फिर हम क्या नाम देते हैं, अल्केप्टेन्यूरिया का नाम देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम। होप यू हैव अंडरस्टैंड माई लेक्चर। इफ यू हैव गॉट माई लेक्चर देन काइंडली like my channel, subscribe, and you will get more videos like this. Thank you.